हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, सर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तीनों में ही पेटेंट एक्ट 1970 आपको मिलेगा। ठीक है, सो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मे भी हो सकता है कि 2 वीडियो बन जाए इसमें, लेकिन मैं साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ की लिंक भी दूंगी, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिफोर दैट इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। पेटेंट एक्ट 1970, उसको देखने से पहले हम देखेंगे इसकी नीड क्यों थी। दीज एक्ट्स डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स बने थे। उनमें से वन ऑफ द एक्ट इज द पेटेंट एक्ट। ठीक है, ये 1970 में इनैक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम दिया गया है पेटेंट एक्ट 1970। ओके, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है माइंड। ठीक है, माइंड का जो भी प्रोडक्शन होता है, माइंड के थ्रू, माइंड का के थ्रू जो भी क्रिएशन होता है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी बनती है माइंड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बना है वो है पेटेंट एक्ट 1970। ओके, सो ये पेटेंट होता क्या है? पेटेंट एक लाइसेंस होता है। क्या होता है? एक लाइसेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब उस पर्सन की उस पर मोनोपोली है, वो उस पर्सन को ही राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। तो पेटेंट एक लाइसेंस होता है या फिर एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं किसको? इन्वेंटर को। ठीक है, इन्वेंटर को उसके इन्वेंशन के लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, और ये लाइसेंस कब तक होता है? 20 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, जैसे उसको लाइसेंस दिया जाएगा वो अपने इन्वेंशन को पब्लिक को क्या कर देगा? डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, सो पेटेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन ने अपनी माइंड को, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ओके, उसने प्रोडक्ट तो फॉर्म कर लिया लेकिन उसने पेटेंट नहीं करवाया। उससे क्या होगा? कोई भी अदर पर्सन उसकी प्रोडक्ट को, उसकी प्रोसेस को यूज़ करके सेम प्रोडक्ट अब मार्केट में लेकर आ सकता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ सकता है। इसको चोरी बोलेंगे, इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कंट्रोलर या कोई कोर्ट कुछ कर सकता है, क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, ये माइंड के थ्रू बनी हुई प्रॉपर्टी है। तो कैसे पता चलेगा कि उसने उसकी चोरी की है? ठीक है, तो पेटेंट क्या करता है? बेसिकली जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इस पेटेंट में क्या करना होता है? जो पर्सन ने कुछ आइडिया के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाया है, वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, आपने कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए हैं, कौन कौन सी डिस्कवरी यूज़ की है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंटिव स्टेप्स, वो आपको बताने पड़ते हैं। इससे क्या होगा? कोई भी आपकी इस चीज़ को चोरी नहीं कर सकता, इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इस पेटेंट से हमें अपने आईपी का प्रोटेक्शन मिलता है, और ये कब तक के लिए मिलता है? ये मिलता है हमें 20 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, पेटेंट को इनैक्ट किया गया था 19 सितंबर 1970 को। ठीक है, इसलिए इसको हम पेटेंट एक्ट 1970 बोलते हैं, क्योंकि इसको इनैक्ट किया गया था 1970। ठीक है, सितंबर 1970, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको फोर्स में लेकर आए थे अप्रैल 1972। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फोर्स में आया था 1972 में, अप्रैल 1972। ओके, इंडिया में फर्स्ट पेटेंट कब करवाया गया था वो देखते हैं। ठीक है, सो जो इन्वेंटर थे हमारे जिन्होंने फर्स्ट पेटेंट करवाया था, उनका नाम है जॉर्ज एल्फ्रेड डेपेनिंग। ठीक है, ये कोलकाता से थे। उस टाइम इसका नाम कलकत्ता था, इसलिए हम कलकत्ता बोल सकते हैं। जॉर्ज एल्फ्रेड डेपेनिंग, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट पेटेंट करवाया था। कब करवाया था? 1856 को। हमारा पेटेंट एक्ट आया था 1970 को। उससे पहले भी काफ़ी पेटेंट लॉज बने थे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट पेटेंट करवाया था 1856 को। उनकी प्रोडक्ट का नाम क्या था? एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन। जो पंखा पुलिंग होती है, पंखा होता है, उसकी मशीन बनाई थी उन्होंने, एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन। उसके लिए उनको फर्स्ट पेटेंट मिला था। ठीक है, 1856 में, मतलब उनको एक लाइसेंस मिल गया था इसके लिए। अब इस तरह का कोई पंखा 20 ईयर्स तक तो कोई नहीं बना सकता। ठीक है, अब हम हिस्ट्री देखते हैं कि पेटेंट एक्ट से आने से पहले कौन कौन से लॉज थे जो पेटेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो फर्स्ट है पेटेंट लॉ, जो कि 1856 में आया था। ठीक है, तो 1856 के इस लॉ के थ्रू ही जॉर्ज एल्फ्रेड को फर्स्ट पेटेंट करवाया गया था। ठीक है, पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट, जो कि 1911 में आया था। ठीक है, 1911 में पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट आया था। पेटेंट एक्ट
इसको इनेक्ट किया था 1970 में, लेकिन फोर्स में आया था ये 1972 में, ठीक है। तो जब इनेक्ट किया गया था इसलिए उसका नाम पेटेंट एक्ट 1970 पड़ा है, लेकिन फोर्स में जो पब्लिक के सामने जब ये पेटेंट एक्ट आया वो आया था 1972 में, ठीक है। इस वाले एक्ट में, पेटेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है अमेंडमेंट? 2005 में। तो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट बना है 2005 में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। उससे पहले ये आप ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता तो होना ही चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेंशन की, ठीक है। सो हमने देखा था पेटेंट में कि पेटेंट एक लाइसेंस होता है जो इन्वेंटर को दिया जाता है उसके इन्वेंशन के लिए। तो इन्वेंशन कहाँ डिफाइंड है, इन्वेंशन की क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो इन्वेंशन हमारे जो पेटेंट एक्ट है उसकी सेक्शन 21J में इन्वेंशन को डिफाइन किया गया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ कि कौन से सेक्शन में इन्वेंशन को डिफाइन किया है। 21J में कोई भी प्रोडक्ट इन्वेंशन कब कहलाता है और उस पर पेटेंट कब मिलता है, उसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट, जो प्रोडक्ट है वो नया होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर दोनों ही नया होना चाहिए, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों ही नहीं होने चाहिए, तब वो इन्वेंशन होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि जो इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, मतलब कि आपने जो पहले से नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज़ करके कुछ नया आपने ऐड किया हो, टेक्नोलॉजी नहीं ऐड की हो, कोई आइडिया नया ऐड किया हो, कोई डिस्कवरी ऐड की हो, तो इन्वेंटिव स्टेप्स। थर्ड है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रीज़ के यूज़ में होना चाहिए, ठीक है। तो यदि तीनों ही कंडीशन फुलफिल होती है तब हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे, और तभी इन्वेंटर को क्या मिलेगा, पेटेंट मिलता है। लेकिन ये तीनों ही कंडीशन के अलावा एक ये बात भी है कि सेक्शन 3 और 4 के अंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो सेक्शन 3 और 4 के अंडर नहीं आना चाहिए, तब वो इन्वेंशन कहलाता है। एक बार हम सेक्शन 3 और 4 को ऊपर से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 3 ये बोलता है कि यदि मान लो किसी प्रोडक्ट में न्यूनेस नहीं है, नॉवेलिटी नहीं है, तो वो इन्वेंशन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, यदि वो मॉरलिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, हेल्थ को हार्म करता है तो वो भी इन्वेंशन नहीं होगा। थर्ड, यदि किसी प्रोडक्ट में नॉन सब्सटेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो भी इन्वेंशन नहीं होगा। इस तरह से काफ़ी कंडीशंस है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो उसमें कुछ न्यूनेस होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होंगे तो ही वो इन्वेंशन होगा, ठीक है। और वो यदि वो चीज़ नहीं है वो सेक्शन 3 के अंदर आएगी, ठीक है। सेक्शन 4 ये बोलता है कि मान लो यदि कोई प्रोडक्ट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो वो भी इन्वेंशन नहीं काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर राइट होता है एटॉमिक एनर्जी का। यदि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो वो इन्वेंशन में काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेटेनेबल क्या होता है। देखो, पेटेंट ऑफिसर किसी प्रोडक्ट को पेटेंट कब प्रोवाइड करेगा, वो प्रोडक्ट पेटेनेबल होना चाहिए तभी। तो उसकी भी 3 कंडीशन है। पहला, वो नॉवेल होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ न्यूनेस होनी चाहिए। सेकंड, वो चेक करेगा कि उसमें नॉन ऑब्वियस चीज़ तो नहीं है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में, तभी वो उसको पेटेंट ग्रांट करेगा, ठीक है। थर्ड, वो मस्ट बी यूजफुल, मतलब इंडस्ट्रियल यूज में होना चाहिए। तो जो पेटेंट ऑफिसर होते हैं या फिर कंट्रोलर जो होते हैं वो देखते हैं कि वो नॉवेल है या नहीं है, कुछ नॉन ऑब्वियस चीज़ है या नहीं है, या फिर वो इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यदि ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तब वो ऑफिसर उसको पेटेंट ग्रांट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेटेंट की टर्म के बारे में, टर्म ऑफ पेटेंट। ये पेटेंट एक्ट 1970 की जो सेक्शन 53 है उसमें डिफाइन किया गया है कि पेटेंट की टर्म क्या होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था जो पेटेंट की जो टर्म होती है वो 20 ईयर्स होती है, लेकिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जो इन्वेंटर होता है ना वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करता है अपने पेटेंट के लिए, तो जहाँ पर वो डेट होती है उस डेट से लेकर 20 ईयर्स तक के लिए पेटेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, पेटेंट मिलती है। तो इसकी टर्म कितनी होती है, 20 ईयर्स। और कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 53 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट की, ठीक है। इसको डिफाइन किया है सेक्शन 60 और 61 में, ठीक है। पेटेंट एक्ट 1970 की जो सेक्शन है उसकी 60 और 61 में रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट की बात की गई। ये क्या होता है, देखो हमने अभी देखा कि पेटेंट की जो टर्म होती है वो 20 ईयर्स होती है, ठीक है, लेकिन पेटेंट को रिन्यू किया जा सकता है 20 ईयर्स के बाद। जैसे मान लो आपके पेटेंट में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ न्यूनेस आई है, तो अब वापस से अपने पेटेंट को रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है, 20 ईयर्स के बाद ही, ठीक है। लेकिन मान लो
व्हेन द पेटेंट इज नॉट रिन्यूड विद इन पीरियड, 20 ईयर्स के बाद आपको टाइम मिलता है रिन्यू करवाने का। यदि आप उसको भूल जाते हो देन इट विल बी लैप्स्ड, तो आपका जो पेटेंट है वो लैप्स्ड हो जाता है। बट इट कैन बी रिस्टोर्ड विद इन 18 मंथ्स, तो जब आपका लैप्स होता है 20 ईयर्स के बाद, जो आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी है उसके बाद आपको 18 मंथ्स मिलते हैं अपने जो लैप्स पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए, उसको रिस्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये डिफाइन किया है सेक्शन 60 और 61 में।